नमस्कार, राजस्मृति शो सीजन 2 में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमोद कुमार सचान, जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। फाउंडर डायरेक्टर शेखर हॉस्पिटल, he went on to establish Hind Institute of Medical Sciences at Barabanki and Sitapur. Welcome to the show, sir. Thank you very much. It's an honor to have you here. And to begin with, everyone knows you. आपकी कहानी सबको पता है, सब जानते हैं। शहर को एक तरह से अगर अस्पताल, सही मायने में एक अच्छा अस्पताल जहाँ पे लोग निश्चिंत होकर अपना इलाज करवा सकते हैं, उसमें आप पायनियर रहे हैं। आपको देखकर आज के टाइम पे बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं जो तरह तरह के स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स शुरू कर रही हैं। तो हमें कुछ बिगनिंग में अपने परिवेश के बारे में बताइए। आपका बचपन कैसा था? आप कहाँ से थे? किस तरह की पढ़ाई लिखाई आपने की? क्या आप सही में डॉक्टर ही बनना चाहते थे? कैसे इस चीज़ की शुरुआत हुई? बेसिकली मैं रहने वाला कानपुर देहात का हूँ और मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे। असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो उनका तमाम जगह जगह ट्रांसफर होता रहता था। बहुत पुरानी कहानी है 60s की। तो उस समय हमारी एजुकेशन अलग अलग जगह होती है जी। उस समय का जैसा परिवेश था, सरकारी नौकरी में होने के बावजूद भी आर्थिक विपन्नता रहती थी। तो उसकी वजह से हम लोग बहुत अच्छी तरह एजुकेशन नहीं मिल पाई। जो इंग्लिश मीडियम एजुकेशन होती है। शुरुआत में तो हम ऐसे स्कूलों में पढ़े जहाँ अपने साथ चटाई और स्लेट लेके जानी और टीन का बक्सा आई थिंक उस समय चलता था, उसमें लेके जाते थे। तो क्लास 3rd तक की तो हमारी एजुकेशन बिल्कुल ही पता नहीं कहाँ कहाँ कैसी होती रही। उसके बाद फिर स्कूल मिले पढ़ने के लिए, तो बहुत ही बेसिक स्कूल 4th क्लास मैंने फैजाबाद से किया था। बापू बालिका विद्यालय था, बालिकाओं का विद्यालय था, लेकिन शुरुआत में लड़कों को भी लेते थे। वहाँ किया। फिर 5th स्टैंडर्ड में हम यहाँ आ गए मैनपुरी में। फिर 6th स्टैंडर्ड में यहाँ लखनऊ आए। अच्छा। तो यहाँ पर गिरधारी सिंह इंटर कॉलेज हुआ करता था। इंटर कॉलेज है, उससे मैंने 6th क्लास किया। फिर 8th क्लास में फिर हमारी फादर की पोस्टिंग हो गई हमीरपुर में। तो वहाँ पर एक विद्या मंदिर इंटर कॉलेज है, हिंदी मीडियम का, बहुत ही बेसिक कॉलेज है। तो वहाँ से मैंने 10th तक की एजुकेशन करी। उसके बाद फिर फादर का अगेन ट्रांसफर लखनऊ हो गया। तो फिर लखनऊ आ गए। फिर उन्होंने तय किया कि नहीं, अब बच्चों को पढ़ाकर बार बार शिफ्ट करते हैं तो पढ़ाई में मुश्किल होगी जी। तो फिर यहाँ पर हम गवर्नमेंट जुबली कॉलेज में एडमिट करा दिया गया और वहाँ से 12th क्लास किया। ग्रामीण परिवेश और शहर के परिवेश में आने के बाद जो मानसिक स्टेबिलिटी थी वो काफी डिस्टर्ब थी, क्योंकि हम बिल्कुल देहात के स्कूल में पढ़े हुए। यहाँ के लोग बहुत ही मॉडर्न, उस जमाने में भी इतने नहीं थे लेकिन मॉडर्न थे। एडजस्टमेंट इश्यूज होंगे। ये बहुत एडजस्टमेंट इश्यूज था। उसमें कुछ लोग अंग्रेजी स्कूलों के पढ़ने वाले भी थे, तो उनके साथ बिल्कुल ही तारतम्य नहीं होता था। तो मैं उस समय तक बहुत कंफ्यूज रहा। फिर मैंने बीएससी किया क्रिश्चियन कॉलेज से, डिग्री कॉलेज से। बीएससी बायोलॉजी में किया, वहाँ से केमिस्ट्री एंड जूलॉजी बॉटनी से। वहां पर मुझे एक टीचर मिले जो प्रोफेसर हेड थे, डॉक्टर हरीश चंद्र निगम जी, HC निगम। अगर उस समय के सभी विद्यार्थी उनकी लिखी किताबें पढ़ते थे और उनके व्यक्तित्व ने मुझे बहुत प्रभावित किया। वो उस समय न टीवी था न और कोई माध्यम था, सोशल मीडिया थी जी। तो वो ऑल इंडिया रेडियो में जाकर के टॉक्स दिया करते थे। तो उन टॉक्स में हम उनकी टॉक्स रेडियो में आया करती थी, आप सुनते थे? हम सुनते थे और वो अक्सर बताते भी थे कि आज हमारी टॉक कितने बजे आ रही थी। उसको हम लोग उनके साथ भी सुनी और अलग से भी मैंने सुनी। लेकिन अल्टीमेटली ये पाया कि वो अपने आप में यूनिक थे। यूनिक इन द सेंस उस समय के जो बाकी टीचर्स थे वो लोग बिल्कुल भी नहीं ध्यान देते थे कि हम क्या करें, आए पढ़ाए तो चले गए। तो एक बार मैं उनके यहाँ, उनका घर मुझे यूं ही मिल गया, घूमते हुए इवनिंग में निराला रहते थे, तो मैं उनके घर में चला गया और जा करके नॉक किया उसे। तो बोले कैसे आना हुआ? हम उनको पहचानते थे, वो हमको नहीं पहचानते थे। तो हमने कहा भाई, बट आपने ये हिम्मत करी, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने उनसे कहा कि सर हम आपके स्टूडेंट हैं और चूंकि यहाँ से गुजर रहे थे, आपकी नेम प्लेट देखी तो अपने आप को मैं रोक नहीं पाया, मैं आया। तो फिर वो भी बड़े आत्मीयता से मिले
उस समय ये बात है 1970s की, 73 और 75 के बीच की। उस समय नया नया टीवी आया था, ब्लैक एंड व्हाइट। शहर में कुछ 4-5 टीवी सेट ही लगे थे, कुछ ग्रामोफोन, कुछ रिकॉर्ड, वो सब चीजें जो उस समय के थे गैजेट्स, वो उन्होंने घर में पूरे लगे हुए थे। और उनकी महानता देखिए, उन्होंने हर एक गैजेट को चला के दिखाया। अच्छा। स्वयं। और यहाँ तक चला के दिखाया कि वो मेरी में आज तक मुझे वो गाना भी याद है जो उन्होंने उसमें चला के ग्रामोफोन में सुनाया था कि अभी न जाओ अभी दिल भरा नहीं। तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद हिज पर्सनैलिटी। तो क्यूरियोसिटी थी, तो मैंने उनसे कहा, सर ये बताइए कि हम तो इस शहर में नए हैं, मेरा कोई गॉडफादर भी नहीं है, जानते भी नहीं क्या किया जाए। तो उन्होंने मुझसे बस इतना कहा कि देखो बेटा, ऐसा है, खूब मेहनत करनी चाहिए, ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए जी। और मेहनत करने के साथ साथ कभी भी ये नहीं महसूस करना चाहिए कि बस दिस इज द ओनली लिमिट। और ईमानदारी से मेहनत करो, पैसा कमाओ, पैसा कमाना बुरा नहीं है। इसलिए हमारी सलाह ये रहेगी कि कभी भी गलत दिशा में मत जाना, लेकिन कभी भी किसी से हतोत्साहित मत होना। तो उस दिन से मैंने ये लक्ष्य बना लिया कि मैं कभी भी हेजिटेंट नहीं होऊंगा। और मैंने एक डेफिनेशन खुद गढ़ी कि द हेजिटेशन इज द बिगेस्ट किलर ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ एनी इंडिविजुअल। जो लोग हेजिटेंट होते हैं तो ये सोचते हैं कि यार काम शुरू करें न करें, करें सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, अगर नहीं मिलेगी लोग क्या कहेंगे जी। इन सब असमंजसों में वो लोग काम शुरू ही नहीं कर पाते। हाँ, जैसे आप अगर उस दिन उनके घर नहीं गए होते हाँ, तो आपको एक नया पर्सपेक्टिव नहीं मिला होता, एक नया आसमान जो आपको देखने के लिए मिला। तो उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली जी। और फिर मैंने वहाँ पर बीएससी किया क्रिश्चियन कॉलेज से। देन हमने यहाँ अप्लाई किया, सीपीएमटी का उसमें एग्जाम होता था जी। दिया, और हम लोगों ने मिलकर 3-4 हमारे साथ के बच्चे थे, लोग मिलकर तैयारी करते थे। और तैयारी करने के बाद यहाँ सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन करने के बाद, क्योंकि उस समय तक ये बात आ गई थी, मैं यहाँ कहीं एक अपना प्रोजेक्ट प्रसंग सुनाऊं जी जी। ये 1977 की बात है, जिस समय इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी। बिल्कुल। मोरारजी देसाई उसमें प्रधानमंत्री बने थे, और ऐसा महसूस किया जा रहा था पूरे देश में कि अब हमको आजादी मिल गई, अब पढ़ने लिखने से भी आजादी मिल गई। वो भी नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। तो उन्होंने क्या किया कि पूरे साल जो है बिल्कुल कोई पढ़ने लिखने का कोई माहौल ही बिगड़ गया। तो अल्टीमेटली जो एग्जाम का टाइम आया तो स्टेट गवर्नमेंट में चर्चा हुई क्या किया जाए। इस बार तो पूरी आजादी की लड़ाई चल दी गई, दूसरी आजादी के नाम दिया जाता था, इमरजेंसी के बाद सब कुछ दब गया था। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ये तो भाई बहुत गलत परंपरा पड़ जाएगी, एग्जाम ही न लिया जाए, सबको यही पास कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा किया जाए कि एक क्वेश्चन पेपर में 10 सवाल दे दिए जाएं और कोई से भी 5 सेलेक्ट कर लो, जो भी पसंद आए आपको, 5 के आंसर दे दो। तो 5 सवाल उसमें कर दिए गए, और उसके बाद ये एग्जाम हुआ, जल्दी पास हो गए, उसमें कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं थी। लेकिन पढ़ाई जैसी गंभीरता से होनी चाहिए थी वो नहीं थी। दूसरा, मैं अभी भी वो इंग्लिश और हिंदी के सामंजस्य को नहीं बना पाया था, तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। बट इन एनी केस इम्तिहान दिया, तो हमारे साथ के जो और लोग थे उन्होंने कहा कि हम चलिए इस बार सीपीएमटी दे देते हैं। तो सीपीएमटी में जब एग्जाम दिया गया तो 1200 नंबर का एग्जाम होता था, तो उसमें मुझे 720 नंबर मिले। तो और उस समय 1200 में 1200 आते थे। हाँ, तो उस समय जो सिलेक्शन होता था वो 1000 के ऊपर होता। अच्छा। तो इट वाज रियली वेरी पुअर मार्क्स। तो लेकिन मन में तमन्ना थी, मुझे ऐसा लगता था कि उस समय बहुत ज्यादा कोर्सेज नहीं थे, या तो आप डॉक्टर बन जाइए या इंजीनियर बन जाइए या सिविल सर्विसेज में चले, यही 3 का क्रेज भी था। कुछ था ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई कि अगर आईएएस बनने में सबसे बड़ा रिस्क है, बन गए तो ठीक है, अगर नहीं बने तो फिर क्या करोगे? तो जीरो, फिर आईएएस से सीधे बाबू होते थे, बीच में कोई स्टेप नहीं था। जी जी। तो जो है ये कहा, ये हिसाब मेरे लिए इस पृष्ठभूमि में उचित नहीं है, और इंजीनियरिंग का कोई हमारे अंदर रुझान नहीं था। तो मैंने कहा मेरे पास डॉक्टर बनने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। और ये कितनी खूबसूरत बात है कि आपने अपनी करियर काउंसलिंग खुद कर ली। लाइक आपके अंदर इतनी पोटेंशियल थी कि आपने एनालाइज कर लिया कि भाई ये 3 मेजर फील्ड है, इन तीनों में से ये 2 मुझे सूट नहीं करेगा, ये करेगा, मुझे इसी में जी तोड़ मेहनत करनी है। अब समस्या ये थी कि हमारे जो मार्क्स थे वो इतने कम थे कि
घर में वही अपेक्षा का भाव, बाकी भाई बंधु जो सब थे, अरे इतने नंबर वालों का भी सिलेक्शन हुआ है, अरे 10-20-25 नंबर का अंतर होता है, तैयारी कर लेगा, सही बात तो है। ऐसा क्या हो जाएगा एक साल में। तो मैंने तय किया कि अब मैं आगे कुछ नहीं करूंगा, अब सिर्फ तैयारी करूंगा और इसी साल सिलेक्शन होगा। जी, तो आपने ठान लिया कि मुझे करना है। और ये आज के लोगों के लिए जरूर मैं कहना चाहूंगा, सीख है, बिल्कुल कहना चाहूंगा कि दृढ़ प्रतिज्ञा से आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक उस जमाने में इच्छाराम चतुर्वेदी की कोचिंग हुआ करती थी जी, अजय में जू के पास। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि एडमिशन ले लीजिए। बड़े बड़े ही चूजी थे, बड़ी मुश्किल से वो सिलेक्शन करते थे जी। तो बड़ी डिफिकल्टी से मैं उनको कन्विंस कर पाया कि मेरा एडमिशन कर लीजिए और मैं आपको रिजल्ट दूंगा। उसी दौरान सब जब मैंने मेहनत करी, घर में मैंने बिल्कुल एकदम कमरा बंद करके और ये तय कर लिया और सामने लिख लिया कि डॉक्टर बनना के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। यदि मैं जीवन में सफल होना चाहता हूँ तो डॉक्टर ही बनना है। बिल्कुल। और जुट गया। जुट जाने के बाद करते करते पूरे साल मेहनत करी। हम 4 विद्यार्थी थे जो एक साथ तैयारी कर रहे थे CPMT के। और हम करते क्या थे, दिन भर पढ़ते थे, पहले कोचिंग जाते थे, फिर लौट के आते थे, पढ़ते थे, फिर शाम के समय हम लोग किसी एक के इकट्ठा हो जाते थे और फिर वो हर चारों लोग अपनी अपनी बातें शेयर एक्सप्लेन कर देते थे। हमने ये पढ़ा और पढ़ना पूरा रिपीट कर देते थे, तो रिवाइज हो जाता था कोर्स। तो चारों लोगों का कोर्स रिवाइज होता था, एक अच्छा ग्रुप डिस्कशन होता था। और सभी बहुत ही साधारण परिवार के लोग थे, लेकिन सभी की तमन्नाएं बहुत ऊंची थी कि नहीं हमको डॉक्टर बनना है। तो हम वो चारों लोग, एक डॉक्टर राजीव खन्ना थे, एक रवि प्रकाश एलहेंस थे, एक अशोक सेंगर, एक ज्ञानेंद्र सिंह और एक मैं, इतने लोग थे, 5 लोग जिन लोगों ने एक साथ तैयारी करी। और उस तैयारी करने पे सभी लोगों के इंसिडेंटली सिलेक्शन हो गए। वाओ। अशोक सेंगर का BHE में सिलेक्शन हुआ, रवि प्रकाश एलहेंस का AME में सिलेक्शन हुआ, एंड राजीव खन्ना एंड ज्ञानेंद्र सिंह का कानपुर सिलेक्शन हुआ। मेरा अकेले लखनऊ सिलेक्शन हुआ। तो आई वाज वन ऑफ द फॉर्चुनेट पर्सन, लकी की घर ही और ये दोनों एक ही हो गया। और चूंकि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए शायद अगर मेरा बाहर सिलेक्शन हुआ तो मुझे असुविधा होती, जाते जरूर लेकिन असुविधा बहुत होती। यहाँ पर चूंकि कोई खर्चा नहीं है, फीस हमको फ्री, कोई ज्यादा थी नहीं, 385 रुपए टोटल फीस थी साल की, एक साल की। हॉस्टल की 120 रुपए थी। आजकल तो स्कूल की भी फीस 325 रुपए नहीं है सर महीने की। उसके बदले मुझे 185 रुपए पर मंथ की स्कॉलरशिप मिलती थी। तो मेरी की पढ़ाई के दौरान मेरा खर्चे निकाल करके भी मेरे पैसे बच जाते थे। तो मेरे ऊपर आर्थिक कोई दबाव नहीं रहा घर का, मुझे कुछ करना पड़ा। इस तरीके से हम लखनऊ मेडिकल कॉलेज से हमारा MBBS हो गया। फिर MBBS के बाद फिर एक दुविधा की स्थिति आई। सपना था बड़ा आदमी बनने का, उसके लिए ये आवश्यक था कि धन चाहिए, धन था नहीं। तो एक हमारे फादर के मित्र थे, उन्होंने इंदिरा नगर में बताया कि हाउसिंग बोर्ड जो है वहां से कुछ प्लॉट नर्सिंग होम के अलॉट कर रहा है। नई नई कॉलोनी बनी थी, तो उसके लेनदार बहुत ज्यादा लोग नहीं थे। तो हमने ये पाया कि इसको, फादर ने कहा कि इसको ले लिया जाए, ये काम आ जाएगा, लेकिन उसके लिए पैसे नहीं थे। तो किसी तरीके से उसमें 37,000 रुपए की किस्त थी, पहली इंस्टॉलमेंट। तो वो फादर ने और ब्रदर ने मिलकर के उतनी जमा करी, जो कुछ पैसे हमारे भी बचत के थे वो मिला करके 37,000 जमा गए। उसके बाद दूसरी समस्या ये आई कि उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट थी, वो करीब 5 साल के लिए देना था और उसमें 2700 रुपए महीने की किस्त थी उस प्लॉट की। अच्छा। जब मैंने एडमिशन लिया MD में, तो मेरे को वहां पर कुल 900 रुपए मंथली स्टाइपेंड मिलता। 900 रुपए और 2700 रुपए के बीच में बहुत बड़ा गैप। बिल्कुल। इस गैप को कैसे फिल किया जाए? तो मैं मेडिसिन में MD कर रहा था, मेडिसिन में रजिस्ट्रार था जी। तो मैंने मेडिसिन छोड़ करके फिर मैंने फार्माकोलॉजी ज्वाइन करी। फार्माकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मेडिकल रिसर्च का है, मेडिसिन की ही रिसर्च है, लेकिन वहाँ क्लिनिकल मरीज नहीं देखने पड़ते। अच्छा। तो क्लिनिकल मरीज तो मैंने एक साल में देख लिए, बिल्कुल, लेकिन रिसर्च उससे करने से MD हमको फार्माकोलॉजी में मिल जाएगी। तो इस तरीके से, और यहाँ पर ये हुआ कि MD हो गई, हमें टाइम मिल गया। या मॉर्निंग की स्लॉट और इवनिंग की स्लॉट खाली होती थी। दोपहर में 9 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक की क्लासेस होती थी, पढ़ाई होती थी, रिसर्च होती थी। तो उसमें जो मॉर्निंग इवनिंग थी, मैंने कहा ये ठीक है,
इससे हमारा काम चल जाएगा। और मैंने उसी प्लॉट में जो हमको अलॉट हो गया था, सामने जहाँ गैराज का पोर्शन होता है, वहीं पर टीन सेट डाला और वो उसको भी मैंने उधार के पैसे बनाया। मैंने कहा देखिए ऐसा, कुछ मित्र थे उनसे सीमेंट ली सरिया और वो लिया, कुछ ईंटें लिए और मिल करके बनाया। एंड यू बी सरप्राइज टू नो कि उस जगह पर मैंने फर्नीचर बनाया, जिस कारपेंटर से बनवाया, शायद लोगों को सुनकर के बहुत आश्चर्य लगेगा, वो मैंने एक ग्लास के बॉक्सेस आते हैं, आपने देखा होगा जब ग्लास लाते हैं ना, तो एक लकड़ी के बॉक्सेस आते हैं बनाए जाते, तो वो बॉक्सेस बाद में वो लोग बेच देते थे दुकान वाले। तो वो बॉक्सेस मैंने खरीदे, उनको कारपेंटर से फिट कराया के बनवा दिया, बनाया और उसके ऊपर से रेक्सीन और ये सब लगा दिया, तो नीचे दिखाई नहीं देता। तो मेरी टेबल भी और मेरे बाकी फर्नीचर देखने के वो सब उसी के थे। और बाकी कुर्सियां जो थी, एक कुर्सी खाली बैठने के लिए थी, वो अकेले ली थी, रिवॉल्विंग भाटिया फर्नीचर वाले से, और बाकी सब इसी तरह। कहते हैं ना कि इंडिया में जुगाड़ हर चीज का है, तो कहीं ना कहीं आपने अपनी सूझबूझ से हर चीज मैनेज कर लिया। नीचे से उसको थर्माकोल से फॉल सीलिंग बना ली, सस्ती बन सकती थी जी। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सब चीज ये सोची जा सकती है, बिल्कुल, लेकिन सपने आपने उस समय ये सारी इंटीरियर डिजाइनिंग खुद कर ली कि कैसे कैसे क्या करना है। सपने जो थे, जो आज है जी, वो सपने उस समय ऐसे ही थे। बिल्कुल, कि मैं लखनऊ का सबसे बड़ा डॉक्टर बनूंगा, मैं लखनऊ का सबसे बड़ा अस्पताल बनाऊंगा। उस समय जब जेब में 1 रुपया नहीं था। बिल्कुल, मेरा यहीं पर ये कहना होगा अपने नए विद्यार्थियों से, नए लोगों के साथ, कि आप सपने, ऊंचे सपने देखो। अगर आप बड़े ऊंचे सपने देखते हैं तो उनकी इस प्रक्रिया को फिर मैं कभी और एक्सप्लेन करूंगा कि वो कैसे फुलफिल होते हैं। और ये सच है, ये कोई हाइपोथेटिकल नहीं है कि यदि आप सपने देखें, अपनी सेल्फ अप्रेजल करें, अपनी एनालिसिस करें और कर्मठता से लग जाएं, तो उन सपने को पूरा करने से कोई नहीं। बिल्कुल, और आपकी लाइफ कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल रही है इस बात की। ग्रामीण परिवेश से, हिंदी मीडियम से पढ़ाई करके, आर्थिक अभाव होने के बावजूद भी आपने, जैसा आपने कहा कि बिना 1 रुपए पॉकेट में होते हुए भी आपके अंदर ये जज्बा था, ये सपना देखने का ये था कि भाई मुझे उत्तर प्रदेश का बेस्ट डॉक्टर बनना है, अपना नाम करना है, जो हॉस्पिटल बनानी है, लोगों की सेवा करनी है। कहीं ना कहीं आई थिंक वो भी एक आपका ड्राइविंग फोर्स रहा है। उस समय वो थी, काफी कुछ वैसी थी, थोड़ी बहुत जानकारी न होने के बारे में कि हमें कैसे काम करना चाहिए, कोई हमारा गॉडफादर नहीं था, कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं था, तो हम सेल्फ एनालिसिस आपने किया। बिल्कुल, तो पर्सनैलिटी तो लोगों की सेवा भाव था जी। लेकिन जब से मैं इसको पिछले कुछ वर्षों से, 1 दशक से, जब से मैं ये जान पाया हूँ कि इस सेवा का लाभ क्या है, इसका, इस सेवा का मेरे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो रिमार्केबल है। अब तो मैं रहस्य जान गया हूँ कि उस जो काम हम किसी के हित में करते हैं, किसी के लिए कोई भी प्रयास करते हैं, इवन फॉर मन से ही किसी के लिए हम अच्छा सोचते हैं जी, तो उससे जिसके बारे में हम ऐसा करते हैं उसका भला होने में तो एक बात है, ये शायद भला हो, शायद भला ना हो, लेकिन ये बिल्कुल निश्चित है कि उसी तत्क्षण मेरा भला तो निश्चित है, क्योंकि उसकी जो मैकेनिज्म है वो बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट है। और इसीलिए जब से वो मैं जान गया कुछ पिछले वर्षों में, तो अब तो वो सेवा ही मेरा भाव बन गया है कि लोक कल्याण कैसे किया जाए, कैसे लोगों का भला किया जाए, वो मैंने बहुत अच्छी तरीके से अपने जीवन का एक हिस्सा बना लिया है और उसमें अनवरत चल रहा हूँ। अभी तक की जितनी भी मुझे उसके रिजल्ट्स मिले हैं वो बहुत इनकरेजिंग है। कभी भी किसी के कट थ्रोट कंपटीशन से, कभी किसी के प्रति द्वेष रख के, ईर्ष्या करके कुछ नहीं हासिल होता है। आप हो सकता है थोड़े समय के लिए आपको आर्थिक लाभ हो जाए, थोड़े समय के लिए आपको सिचुएशन का लाभ हो जाए, लेकिन अंततः जो जीवन में वास्तव में चाहिए सुख और शांति कभी नहीं मिलती। बिल्कुल, उसको यदि पाना है तो हमको अपना मंत्र रखना ही पड़ेगा कि हमको दूसरे की सिर्फ सेवा करनी है, दूसरे के बारे में अच्छा सोचना है। धन हो न हो, मन का विचार ही इतनी ताकत रखता है कि आप किसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, एंड किसी के साथ साथ आप
खुद का भी एक जो डेवलपमेंट होती है, जब आप अपने लिए अच्छा सोच रहे हैं, दूसरों के लिए अच्छा सोच रहे हैं, तो जैसा हम वो कहते हैं ना कि वी आर ऑल एनर्जीज, हम एनर्जीज हैं, हम आत्माएं हैं, और कहीं ना कहीं जो हम सोचते हैं दूसरों के लिए वही हमारे साथ भी हो जाता है। तो ये जो अध्यात्म की तरफ आपका रुझान हुआ, एक तो आपका सपना था कि आपको हॉस्पिटल बनाना है, आपने शेखर हॉस्पिटल की नींव रखी और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, किडनी स्टोन वगैरह की जो ट्रीटमेंट जो शुरू किया आपने, पायनियर था, लेजर ट्रीटमेंट्स की मशीन आपने उस समय लगाई जिस समय लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, और फिर आपने हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज स्टैब्लिश किया बाराबंकी में, सीतापुर में। तो इसके पीछे क्या सोच थी? देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, ये शुरू से ही मेरी इच्छा, उस समय तो मैं ये कहूँगा कि खाली इतनी थी कि मैं एक बड़ा आदमी बन जाऊं, एक रिच आदमी बन जाऊं, और रिच बन जाऊंगा तो सारे अचीवमेंट मिल जाएंगे। हाँ, क्योंकि कहीं कहीं पैसे का अभाव आपने देखा था बचपन में। ये बात शुरू के समय में रही, लेकिन सब्सिक्वेंटली जो जो इस प्रकृति के रहस्य खुलते गए जी, तब ये समझ में आ गया कि यही अकेले अल्टीमेट नहीं है। इसके साथ जो दूसरी और विधाएं हैं जो आपको अपने जीवन में ढालनी होंगी, वही आपको सफलता प्रदान कर सकती हैं, और सफलता के मायने भी समझ में आए। आज की तारीख में बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ, उसमें किसी बड़े आदमी का नाम छोटे आदमी का नाम लेने से फायदा नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत धन है। तो कहीं ना कहीं होता है ना कि लोग अचीव कर लेते हैं, सपने सबको देखने आते हैं, कुछ लोगों को आता है कि उसको कैसे पूरा करें, कुछ लोग जानते हैं कि उसमें मेहनत करनी पड़ेगी और उस मुकाम पे पहुंच जाते हैं। बट ऐसा बहुत बार होता है कि आपके जब सपने पूरे हो जाते हैं, आप उस मुकाम पे पहुंच जाते हैं, फिर भी आप खुश नहीं हैं। आपका लाइफ एक ऐसा एग्जाम्पल रहा है जिसमें आपने हर वो जो चीज़ चाही, हर जो सपना आपने देखा, आपने उस सपने को पूरा किया, आप उस सपने को जिए, आपने खुश रहा। कहीं ना कहीं आध्यात्म की जो नॉलेज रही है, इससे आपको बहुत सुकून मिला, सफलता मिली। बट जो प्रॉब्लम्स की हम बात करते हैं कि आज के टाइम में भी, आपके समय में अलग इश्यूज होते थे बच्चों में, स्टूडेंट्स में, आज के टाइम पे एक अलग तरह का परिवेश चल रहा है, बहुत अलग तरह के डिस्ट्रैक्शंस चल रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स हर समय के कुछ ना कुछ हैं। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स है, इनसे जो हमारी युवा पीढ़ी है, ये कैसे उभरे, कैसे अपने मन को कंट्रोल करे, नियंत्रण करे, और अपने सपनों को पूरा करके जब उस मुकाम पे पहुंचती है तो आपकी तरह वो कैसे खुश रहे, शांतिपूर्ण रहे, इसके बारे में कुछ हमें बताइए। देखिए, ऐसा है कि मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ जी कि आप जो सोचेंगे वो बन जाएंगे, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। कैसे बनते हैं उसकी एक साइंस है जी, जिस साइंस काम करती है वो। तो इसलिए मैंने शुरू में तो ये नहीं जानता था कि ऐसा होता है, लेकिन अंतर मन में गहराइयों में था कि हमको ये बनना है जी। और दो चीजें गहराई में थी अंतर मन में, कि हमको एक बहुत ही रिनाउंड नाम का डॉक्टर बनना है जी, और एक अच्छा स्टेटस सोसाइटी में होना है जी, और दूसरा एक और था कि हमें एक अच्छा आदमी बनना है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही आपने। तो ये जो अच्छा आदमी बनने की प्रेरणा थी, जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे इस सांसारिक परिवेश में जिनसे मैं प्रेरणा लेता हूं, उनका नाम है रतन टाटा जी, अजीम प्रेम जी, नारायण मूर्ति, डॉक्टर देवी शेट्टी जी, एंड इस तरीके के लोगों से मैं प्रेरणा लेता हूँ। आप उनकी जीवन शैली को स्टडी करते हैं, जिनको मैं समझता हूँ कि ये लोग मनुष्य के मूल्यों को समझते हैं, बिल्कुल, मनुष्यता को समझते हैं, और उसके अनुसार कार्य करते हैं जी। तो मेरा बाकी जो आज की चकाचौंध के जो उद्योगपति हैं या राजनीतिक हैं, उनसे मैं प्रभावित नहीं जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी लक्ष्य बनाएं, अपने डेवलपमेंट के लिए बनाएं, लेकिन सामाजिक परिवेश को भी ध्यान में रखें कि जो समाज है जिसने हमको बनाया, जिसने समाज ने हमको इस स्थिति तक पहुंचाया, तो मेरा भी कुछ कर्तव्य है कि मैं उसको कुछ रेसिप्रोकेट कर सकूं। अगर रेसिप्रोकेट नहीं करूंगा तो मैं उसका ऋणी रहूंगा। ऋणी तो तब भी रहूंगा, लेकिन तब कम से कम ये संतोष होगा कि मैंने कुछ किया और अच्छा किया। और जहां तक सवाल संतुष्टि का है, तो संतुष्टता अपने आप की होती है, स्वयं की, और उसको कहते हैं आत्मसंतुष्टता। बिल्कुल।
जीवन में खुश रहने के लिए, सुखी रहने के लिए आदमी का शांत रहना बहुत आवश्यक है जी। अगर हम शांत हैं तो ही हम खुश हैं। शांति के बाद जब हमें संतुष्टता आ जाती है तो हम आनंद में पहुंचते हैं जी। और जब तक ये शांति, सुख और आनंद नहीं मिलता है तब तक जीवन के लिए जो मूल्य आवश्यक हैं वो आपका आते नहीं। बिल्कुल सही कहा। जैसे आप कोई सिचुएशन है, उस सिचुएशन को एनालाइज करना, देन यू हैव टू टेक अ डिसीजन, देन यू हैव टू फेस दैट सिचुएशन, देन व्हाटएवर इज नॉट in your favor, then tolerate that situation, and then ultimately you have to forget, yes, it has happened. बड़ी से बड़ी चीज को अगर ये डन, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ देना चाहिए। तो ये सारी जो शक्तियां हैं ये आपको तब प्राप्त होती है तो आप कर सकते हैं। एक आदमी कभी भी अकेले कुछ नहीं कर सकता जी। तो एक पावर ऑफ कॉपरेशन है। बिल्कुल। जब आप ये सब प्राप्त कर लेते हैं तो वो पावर ऑफ कॉपरेशन आती है। और जब पावर ऑफ कॉपरेशन आ जाती है तो आप बड़ी से बड़ी मंजिल को पास कुछ भी कर सकते हैं। जितने नाम आपने बताया, चाहे वो रतन टाटा हो, चाहे वो नारायण मूर्ति हो, इन लोग सब लोगों के हिसाब से, जिस तरीके से मैंने देखा, जिस तरह से उनको समझा, जिस समय वहां पर बॉम्बे में 26/11 हुआ था, उस समय जिस तरीके से उन्होंने लोगों की सेवा की जी, जिस तरीके से लोगों के लिए उन्होंने सोचा हृदय से, बहुत ही सराहनीय काम किया। बिल्कुल, वो प्रेरणादायक है। उन्होंने 26/11 में जितने लोग वहां पर उस ताज होटल में और ताज होटल के बाहर जो सड़क में लोग थे जिनकी डेथ हुई, सबको उन्होंने अडॉप्ट किया। सब बच्चों के लिए आजीवन उन्होंने पढ़ाने के लिए, उनके काम करने के लिए उनको अडॉप्ट किया। बच्चों की शादियां उन्होंने करने के लिए कराया। सारे लोगों को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया कि नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं समाज का एक सक्षम व्यक्ति ईश्वर ने बनाया है, तो मेरा धर्म है मैं लोगों की सेवा करूं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कर सकते थे, लेकिन और किया नहीं। ज्यादा लोग ऐसे भी हैं जो उनसे भी ज्यादा पैसे वाले हैं लेकिन उनके हृदय में भावना नहीं आती है। तो मैं आदर्श ऐसे लोगों को मानता हूँ जिनको हमें फॉलो करना है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब है, उनसे व्यक्तिगत तौर पर मिला, बहुत प्रभावित हुआ। उनकी एक और उनके साथ स्टडी एक कंडक्ट करी, मेडिकल स्टडी कंडक्ट करी। ही इज अ पीस ऑफ मार्वलस जेम पर्सन। तो ये इन सब लोगों ने मेरे जीवन को प्रभावित किया। उसके बाद फिर आगे जब जिज्ञासा बढ़ी कि ये जीवन को सफल बनाने के लिए जो लोगों ने कैसे सफल बने और कैसे विश्वविख्यात बने, तो मैंने कुछ और लोगों के संपर्क में आया जो लोग शरीरधारी नहीं है, शरीर छोड़ चुके हैं, लेकिन उनको भी बहुत प्यार पास से अनुभव किया। जैसे रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, उन्होंने बहुत करीब से देखा। स्वामी योगानंद क्यों ऐसे बने, उन्होंने क्या पाया दुनिया के लिए, उसको मैंने बहुत करीब से देखा। आचार्य श्री राम शर्मा, इनको मैंने बहुत अच्छी तरह पढ़ा, समझा। इनकी टीचिंग्स को आपने अपने लाइफ में उतारा? पूरा उतारा मैंने। विपासना के गुरु हैं सत्यनारायण गुरु का, आपने विपासना भी की हुई है। उनको बहुत अच्छी तरीके से। उसके बाद कुछ ऐसा ईश्वरीय सहयोग मिला कि उस मेडिकल साइंस को जो मैं पढ़ा, जिससे डॉक्टर बना और लोगों का इलाज किया, उसको जब मैंने आध्यात्मिकता से मिलाया, मैच किया, तो मेरी आंखें खुल गई। एंड आई कुड सी द मिरेकल ऑफ नेचर। बिल्कुल, कि ये कैसे काम करता है, अद्भुत है। मतलब ये शरीर जो ईश्वर ने दिया है, अद्भुत शरीर, बिल्कुल मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मशीन हम कहेंगे। जो चीज जो इसके अंदर हार्डवेयर है, जो सॉफ्टवेयर है, उसके मैकेनिज्म है, जो पूरी प्रकृति है इस शरीर के साथ कैसे जुड़ी हुई है, इस शरीर के जितने ग्रह हैं वो कैसे एक साथ काम करते हैं। सूर्य तो सन जो है वो डायरेक्टली हमसे कनेक्टेड है, उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक हमारे अंदर रेगुलेट करती है। उस बायोलॉजिकल क्लॉक से हमारे शरीर की बहुत ढेर सारी क्रियाएं जुड़ी हुई हैं, मानसिक से लेकर के पाचन क्रिया तक, हृदय गति से फिर सब जुड़ा हुआ है। तो जब ये रहस्य खुला, उसको जब मैंने और गहराई से देखा, तो ईश्वर को धन्यवाद के साथ साथ उसके साथ जुड़ जाने का मन में जो संकल्प उठा, वो मुझको बहुत सुकून दे रहा है और आनंद दे रहा है और संतुष्टता दे रहा है कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ। आज की तारीख में मेरा जो मिशन है, वो मिशन ये है कि मैंने अब तक जो भी, बहुत उचित नहीं है कि कहा जाए, लेकिन जितना एक डॉक्टर कल्पना करता है
उतना शायद ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एक डॉक्टर चाहता है कि उसकी क्लिनिक हो, नर्सिंग हो, अस्पताल हो, डॉक्टर बन जाए, फैकल्टी बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, मेडिकल कॉलेज हो। यहाँ पर तो उसने अंबार लगा दिया, जो भी कुछ था उन्होंने इस बेटे को दिया। आपने जो चाहे वो आपको सब मिला, और साथ ही साथ आपका पर्सनल लाइफ भी उतना ही अच्छा रहा। आपके सब बच्चे वेल स्टडीड, वेल क्वालिफाइड हैं। जो सबसे बड़ा अगर मुझे कुछ ईश्वर का मिला है, वो ईश्वर ने जो स्वयं अपना रहस्य खोल दिया है जी, जिसकी वजह से अब कोई मुझे दिग्भ्रमित नहीं कर सकता, कोई मिसगाइड नहीं कर सकता, कोई दिशाभ्रम नहीं कर सकता। आपको वो पाथ मिल गया है कि मुझे इस पाथ पे चलना है। अपने आप बताया है, और उसको पकड़ करके मैं ये जाना कि लोग कैसे बीमार होते हैं जी, क्यों बीमार होते हैं, क्यों वो ठीक होते हैं, क्या कारण है कि वो ठीक नहीं होते हैं। और अगर ऐसा कोई विधि निकाली जाए जिससे कि उनको पूरी तरह ठीक किया जा सके और वो परमानेंट आजीवन निरोगी रहे, तो वो विधा ईश्वर ने सिखाई मुझे। ये तो विधा मैं समझता हूँ ईश्वर ने सीधे सिखाई। एंड आई थिंक बहुत कम लोगों को ये नॉलेज है कि हमारे शरीर में जो भी कुछ होता है उसका 90% कॉज मेंटल भी होता है, फिजिकल एम्बियंस तो होता ही है। अब आपको मैं इसके बारे में बता देता हूँ, बता देता हूँ। ये पाया गया है जो मरीज मेडिकल ओपीडी में दिखाने आते हैं फिजिकल बीमारियों के लिए, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, एसिडिक हार्ट डिजीज है, ट्यूबरकुलोसिस है, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ढेर सारी बीमारियां सर्जरी, उनमें से 85% पेशेंट्स में कोई न कोई साइकियाट्रिक एलिमेंट होता है। ये उसमें पाया गया है, और मेरे अनुसार 100% मेरा ऑब्जर्वेशन है कि हर आदमी जब उस फेज में जाता है तो उसके अंदर भय व्याप्त होता है, उसके अंदर पीड़ा व्याप्त होती है, उसके अंदर दुख व्याप्त होता है, जो उसको सही सोचने से रोक देता है। और फिर जो भी निर्णय करता है, जब ये तीनों चीजें आ जाती हैं तो वो एकदम डिसीजन सही ले ही नहीं पाता है। हाँ। और एक और चीज यहाँ जो दो छोटी सी चीज बाकी विस्तृत कभी और बताऊंगा, कि जब हम जीवन वर्तमान में है और हम वर्तमान में जीना भूल गए हैं, हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में रहते हैं। अगर भूतकाल में रहते हैं, पास्ट में जीते हैं, तो हम रिग्रेट्स में जीते हैं, दुख में जीते हैं, इसने क्या कर दिया, उसने ये नुकसान कर दिया, उसने ये नुकसान कर दिया। और जब हम भविष्य में जीते हैं तो हमको पॉजिटिव सोचना आया नहीं, तो हम नेगेटिव सोचते हैं, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, कोई गड़बड़ न कर दे, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, बच्चा आ रहा है तो माँ 24 घंटे सोचती है चोट ना लग जाए, गिर ना जाए, ऐसा ना हो, बेटी है कहीं कोई उसके साथ दुर्घटना कर जाए, कोई बेटा है उसका कोई संगत गड़बड़ ना हो जाए जी। ये बात आपको मैं यहाँ बता दूं शॉर्ट में, इन विचारों को मन में कभी आने ही नहीं देना चाहिए। क्योंकि आ करके अंदर क्या करते हैं वो बहुत रहस्यपूर्ण चीज है, वो बताएंगे फिर कभी आपको। बिल्कुल। और वो ऐसा इफेक्ट करता है कि वो निश्चित रूप से हो जाएगा। वो जैसे होता है ना, बोलते बच्चे को ऐसा मत करो, गिर जाओगे, वो बच्चा निश्चित ही गिर जाता है, 2 मिनट के अंदर गिर जाएगा। इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, जो आप नई नई साइकिल सीखते हैं और आपके मन में ये भय व्याप्त होता है साइकिल के ऊपर बैठते ही मैं गिर न जाऊं, भिड़ जाएगी। नई गाड़ी हमेशा भिड़ती है, साइकिल में चल रहे हैं, नई हो पुरानी हो कैसी हो, और आपके बैठते ही, ये आपने खुद अनुभव किया होगा साइकिल चलाई करने, बैठते ही आपको लगता है भिड़ने जाए, और आप इतनी चौड़ी सड़क है, उस पूरी सड़क को छोड़ करके किनारे वाले खंभे जाके आप भिड़ जाते हैं। क्योंकि सब कॉन्शियसली आपके मन में बैठा हुआ है कि मैं इसी खंभे से भिड़ूंगा, वो साइकिल अट्रैक्ट हो जाती है उसी खंभे की तरफ, हो जाता है। इसलिए कभी भी नेगेटिव विचार नहीं करना चाहिए, सोचना चाहिए। उसको क्यों नेगेटिव विचार ना आए, उसके लिए कुछ आपको मेहनत करनी पड़ती है, और अगर आपको आदत पड़ गई वो करने की, तो आप हमेशा आनंद सागर में आप आनंद में रह सकते हैं। ईश्वरी जो आनंद का सागर है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। आपके साथ तो बातचीत ऐसी है कि मुझे लगता है अगर इंटरव्यू करना शुरू करें तो कभी खत्म ही नहीं हो, नॉन स्टॉप सीरीज पे हमें बात करनी पड़ेगी, बिकॉज जितना नॉलेज आपके पास है, बहुत कम लोगों को मेडिकल के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी का भी नॉलेज होता है। और एंड आई थिंक आप अपने पेशेंट्स को भी उसी हिसाब से ट्रीट करते हैं, मेडिकल जो रिक्वायरमेंट्स है वो तो आप करते ही करते हैं, बट स्पिरिचुअली भी उसको बहुत काउंसलिंग करते हैं जी। कि ये जो फिजिकल वर्ल्ड की जो डेवलपमेंट्स हैं, ये अस्पताल खोलना, ये मेडिकल कॉलेज खोलना, ये कोर्स खोलना, वो कोर्स खोलना, ये सब तो चल रहा है और ये चलता ही रहेगा। ये समाज के नियम है, उसके तहत चलता ही रहेगा। लेकिन मेरा व्यक्तिगत जो निर्णय है कि अब मैं लोगों को जीने की कला सिखाऊंगा, जिससे कि वो आदमी तन से और मन से निरोगी रह सके।
इसका नॉमेनक्लेचर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने दिया था जी, 3 डायमेंशनल हेल्थ केयर। 3 डायमेंशनल हेल्थ केयर, ब्यूटीफुल। तो ये इस डेफिनेशन को अब WHO ने भी अडॉप्ट कर लिया है। आपको WHO की डेफिनेशन बता दूं हेल्थ की क्या है। इट इज नॉट ए फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, नॉट merely absence of disease. So health is not a merely absence of disease. Right. When you are fit mentally, physically, emotionally, and socially and spiritually, only then you can remain healthy. Wow. तो इसको विधा का नाम दिया है उन्होंने, और इस पर एक स्टडी भी हुई है, कई स्टडी हुई है, वर्ल्ड ओवर हुई है और इंडिया में भी हुई है। इंडिया में सबसे ज्यादा अच्छी हुई है। एक स्टडी में तो जो कलाम साहब ने कराई, उस स्टडी में तो इस्केमिक हार्ट डिजीज के पेशेंट जिनको की तीनों वेसल ब्लॉक थी और उनके अंदर एंजियोप्लास्टी भी की जा चुकी थी, कुछ मरीजों में CABG मतलब ओपन हार्ट सर्जरी भी की जा चुकी थी और वो मरीज ठीक नहीं हो रहे थे। जब उनको ये विधा सिखाई गई 3 डायमेंशनल हेल्थ केयर, तो वो 97% पेशेंट्स विदाउट एनी सर्जिकल इंटरवेंशन ठीक हो गए और परमानेंटली ठीक हुए। उस स्टडी ने मेरी आंखें खोल दी। मैंने कहा अब यही मेरा लक्ष्य है, ये आपकी लाइफ का पर्पस है। हाँ। अब ये तो काम चल रहे हैं, ये तो चलते ही रहेंगे, लेकिन इसको मैं पूरी दुनिया में फैलाऊंगा, पूरे वर्ल्ड ओवर, अमेरिका में भी, यूरोप में भी, इंडिया में, सब। आई थिंक इस चीज की नीड है। और आजकल इस सीरीज में सारे लेक्चर्स ले रहा हूँ, जितनी कॉन्फ्रेंसेस हो रही है। अभी मैंने विशाखापट्टनम में इसी बात पर लेक्चर लिया। आपने बहुत सारे 70 से ऊपर रिसर्च पेपर्स किए हुए हैं। बेंगलोर में मैंने अभी रिसेंटली अभी मैं इसी 14 तारीख को BHU में भी इसी का लेक्चर लेने जा रहा हूँ। तो ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो है, जो इग्नोर्ड है, अब जब मेडिकल आपको नॉन मेडिकल होते मैं एक चीज बताऊंगा, आपको याद आ जाएगी। पहले जब डॉक्टर मरीज देखते थे तो सबसे पहले लिखते थे RX। आपने देखा होगा, हर पर्चे में लिखा जाता था RX लिखा जाता था। वो RX लिखना ही डॉक्टर भूल गए। अब लिखते हैं, अब आप किसी को दिखाइए तो लिखते हैं एडवाइस। अब एडवाइस अंग्रेजी में लिखते हैं। RX का मतलब था, ये ग्रीक वर्ड है और ये हमको जब हम इंग्लिश पढ़ते थे तो कुछ सिखाया गया था। You have to write this word। इसका मतलब था take thou, that means I am writing this prescription in your name। You will heal, I am writing, I am not there। This concept was there since very long and it was taught to us, but incidentally all the doctors got lost। तो आज सबसे पहले आवश्यकता हमें है डॉक्टरों को सिखाने की कि वास्तव में हेल्थ है क्या, हम क्या दे रहे हैं और क्या हमको देना है। उसके बाद जब डॉक्टर सीख जाएं तो फिर हमको मरीजों को, उन परेशान लोगों को जो इतने दुख में पीड़ा में हैं, उनको इसका संदेश देना, उनको ठीक करना, यही मेरे भविष्य का उद्देश्य है और इसमें मैं लगा हुआ हूँ। होपफुली सब अच्छा होगा और ईश्वर हमारे हाथों का उपयोग करेगा। मेरी या किसी की भी कोई ताकत नहीं होती, ईश्वर जिसके चाहता है उसके हाथ देता है। नहीं, और ईश्वर ने आपको ये मार्गदर्शन कर दिया है, आपने अपने लाइफ का पर्पस रियलाइज कर लिया है। सबसे ज्यादा मैं इस बात के लिए ध्यान देता हूँ कि ज्यादातर लोग, मैं जो डॉक्टर में रोज देखता हूँ, लोग मेरे पास आते हैं, पूरा जीवन जी लेते हैं, चाहे IAS हो जाए, सेक्रेटरी हो जाए, उनको अपने जीवन का लक्ष्य नहीं पता। बड़े बड़े मिनिस्टर बताते हैं आखिरी दिन, उनको पता ही नहीं जीवन में क्या किया। ईश्वर ने मुझको बहुत समय से पहले जीवन का लक्ष्य बता दी कि तुमको बेटा करना क्या है। So I'm very thankful to the God that He has given this purpose of life. And we are thankful of having you here. Thank you so much for coming. And हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपने जो अब अपना मिशन, पर्पस, लक्ष्य लाइफ का बना लिया है, उसमें आप बहुत आगे तक जाएं। देश विदेश में सब जगह आपकी 3 डायमेंशनल थ्योरी पे जो आप काम कर रहे हो, सबको पता चले, सब उसका लाभ उठाएं, सब हेल्दी, हैप्पी एंड वाइज, जैसे आप अपने सारे ड्रीम्स और सारे सपने पूरे कर पाए, हम सभी कर पाए। बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।